वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है K21 न्यूज़ पर, और K21 न्यूज़ पे हमारी टीम का एक और बड़ा होनहार एंकर हमें ज्वाइन कर चुका है, बिलाल। और बिलाल भी हमारे साथ इस बजट ट्रांसमिशन में, गो कि ये पहला फेज़ है। जो कल हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है उसके अंदर हम बहुत सारे और गेस्ट भी होंगे और हमारे पैनल्स में भी इसी तरह जो तब्दीली आएगी। वेल, बिलाल इज़ हियर विद अस। जी बिलाल, थैंक यू सो मच यासिर। और बजट की अगर बात की जाए तो बजट 2021 को हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं यासिर, वो सबसे पहली चीज़ है कि आवाम दोस्त बजट होगा या फिर वही बोझ डाला जाएगा। माजी में भी देखा गया है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो कल बजट देने जा रही है वो IMF ज़्यादा बजट होगा या फिर हुकूमत की अपनी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो मीट कर जाएंगी। अभी तक मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर वज़ीर ख़जाना की बात की जाए तो शौकत साहब ये कह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, जो है उसी के ऊपर हम रिलाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वक़ार मसूद साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना है, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। IMF के जो शराइत हैं उनको अगर हमने मीट करना है तो कुछ ना कुछ टैक्स के अंदर इजाफा करना पड़ेगा। और साहब आपकी तरफ ही मैं आऊँगा ये सवाल लेकर कि कैसे पॉसिबल है कि नया कोई टैक्स भी नहीं लगाया जाए और IMF की जो शराइत है उसको भी मीट कर लें हम। देखिए, दो चीज़ें इसमें। एक चीज़ तो ये है कि जैसे जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ फ़िलहाल कि डी नेशनलाइज किया जाए उन अदारों को कि जो इस वक्त नहीं चल रहे। ठीक है, उससे जो आपके पैसे आएंगे वो आप उसको उससे कवर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उन जो इस वक्त इनएफिशिएंट अदारे हैं उनमें अगर गवर्नेंस बेहतर करें, जो लॉसेस बेयर कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसमें पैसे इंजेक्ट करती है अरबों रुपया, so if they stop injecting that money into those units actually, आप समझते हैं कोई स्टिमुलस प्लान काम नहीं करेगा? आप टैक्सेस अगर लगाते हैं तो डेफिनेटली तो ये अपनी जो भी हम तो दोबारा टैक्स लगाएंगे ना, तो वो तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं दोबारा करेगा। फर्क वही सवाल ये पैदा होता है ना कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आप पता है कि पॉलिटिक्स किस तरह की जाती है, इन इदारों के अंदर से जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, कैसे आप गवर्नमेंट्स का इन्फ्लुएंस ख़त्म करेंगे। सवाल तो ये है, और दुनिया में कौन सी गवर्नमेंट है जो बिजनेसेस करती है? उसके लिए तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ता है। क्यों नहीं आप मटेरियलाइज करते हैं इसको? तो आपको स्टिमुलस प्लान देते रहने पड़ेंगे इसके लिए, तो कुछ बिल्कुल करने पड़ेंगे। लेकिन बात ये है कि ये इस बजट में इनके लिए अपनी फेस सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फेस सेविंग करेंगे। अगर ये टैक्सेस जो बात की, जैसे आप यू टर्न लेने वाली बात की, जी पहले कहा जी हम टैक्स नहीं लगाएंगे फिर टैक्स लगा दिया, तो दे वुड नेवर लाइक टू डू दैट थिंग एक्चुअली। वो इस पर फेस सेविंग करना चाहेंगे कि जी देखिए हमने IMF से निगोशिएट किया और हम बगैर टैक्सेस के हमने उसको अपने बजट को पास कर लिया हमने। तो जो मैंने आपको बताया, देखिए उसमें इस वक्त जितने भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं वो उन अदारों में बेतहाशा हो रहे हैं। अरबों रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं उन अदारों को जो कि गवर्नमेंट के ज़रिए असर हैं, बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी। ठीक है, एंड दे आर बेयरिंग लॉसेस, कंटिन्यूस लॉसेस आ रहे हैं उसके ऊपर। तो वो पैसे कहाँ से, उनको मुकम्मल तो करना पड़ता है ना। देखिए इतने बड़े बड़े अदारे हैं, PIA को ले लें आप। PIA में आप देखिए PIA के 32-33 जहाज़ हैं, उसके ऊपर अब 17,000 एम्प्लॉई आपके पास हैं। अब टर्किश एयरलाइन के पास 400 यानी उससे अबव 400 प्लेन्स हैं उसके पास, और उनके पास 15-16,000 एम्प्लॉइज हैं। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं। करेक्शन मेयर्स अगर आप लेंगे तो फिर आपको एहतजाज का सामना होगा, फिर आपको और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्क्लोज होना शुरू हो जाएंगी। तो कहाँ से? देखिए बात ये कि आपको बहुत सारे फैसले सख्त करने पड़ते हैं फॉर द सेक ऑफ द कंट्री एक्चुअली। देखिए आई अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारे, देखिए जितने भी एम्प्लॉइज़ भर्ती किए गए सब ने इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तमाम मुश्किल हम सबको पता है। ठीक है, और हमें पता है कि यार इतने बड़े अदारे में जैसे स्टील मिल में भर्ती किए गए 25,000 एम्प्लॉइज़ हो गए थे, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, 6,000 एम्प्लॉय चल सकता था वो। तो अब उनको देखिए, आप ये देखें कि जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा था वो सिर्फ तनख्वाह नहीं ले रहा होता, उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, उसके जनाब बोनस मिल रहे हैं, उसका मेंटेनेंस अलाउंस, कार मेंटेनेंस, गाड़ियाँ दी जा रही हैं, हर चीज़ दी जा रही है उसको। अगर हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए, कॉम्पिटेंसी की बात की जाए, तो पिछली हुकूमत के दौर में कर्जा अगर कम बेश लगाते फैक्शन फिगर तो 24,953 अरब डॉलर की तरफ था। अब ये 38,000 तक पहुंच गया है। इसका मतलब कि अगर अगली हुकूमत आती है तो वो इनकी कर्जों की अदायगी की मद में और ज़्यादा परसेंटेज देती रहेगी। तो कारकर्दगी कहाँ कितनी मैटर करती है? बात ये है कि जब आप कोई भी पिछला काम जब ठीक करने जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए आपको पैसे और लगाने पड़ते हैं। एक गाड़ी का जब सीधी सी बात है एक्सीडेंट होता है तो आप क्या करते हो? ठीक है, तो आप यू स्पेंड सम मनी ऑन दैट टू ब्रिंग इट बैक। हुकूमत अगली हुकूमत के लिए और ज़्यादा कर्जा छोड़ के जा रही है, उसमें अगर छोड़ के क्यों जाएगी? देखिए बात ये है, बेहतर हुई मईशत या और बिगड़ गई? नहीं
نیکسٹ ابھی 2 سال باقی ہیں, اگر یہ 2 سال رہتے ہیں مجھے یہ پوری امید ہے کہ جو کیونکہ بیکاز ہماری اکانومی اس وقت بالکل رائٹ ڈائریکشن پر ہے, ان نیکسٹ 2 ایئرس ہم بہت کوئکلی یا فاسٹلی میں کہوں گا کہ ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے مزید بہتر ہوگی. اور اتنے لون میں تو یہ اسٹل آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس آپ ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ تو کنفیوژن یہی ہے کہ ایک عام آدمی کی جیسے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ مزریز کم نہیں ہو سکی, اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر نہیں ہو رہا, آپ کی کموڈیٹیز کی آپ یہ صورتحال ہے کہ ویٹ کا 2 آپ بات تو کرتے ہیں کہ سرپلس کے اندر ہے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو آپ کی فوڈ پرائسز ہیں وہ آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہیں. تو ڈائریکشن اگر ٹھیک ہوتی تو ڈونٹ یو تھنک کہ پرائس کنٹرول میکینزم بھی ایگزسٹ کرتا اور یہاں پہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کو, یہ ساری چیزیں اسٹریم لائن ہوتی, اس اینڈ پہ تو کوئی کام ہو نہیں رہا. دیکھیے پرائس کنٹرول کا جو میکینزم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, آج سے 40 سال کا پہلے کا بنا ہوا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اٹ ہیز ناٹ بین امپلیمنٹڈ ناؤ. ٹھیک ہے, دیکھیے جو ہمارے اے سی ڈی سی ان سب کے کام ہے کہ پرائس کیسے کنٹرول کرنا. دیکھیے ہمارے مڈل مین کا جو رول ہے وہ انتہائی غلط رول ہے اس کے اندر پرائس بڑھانے کے لیے. پھر جو مافیاز اس وقت ڈیولپ ہو چکے ہیں, دیکھیے ان کے ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں اور وہ اپنے مفادات کو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو ذکر پہنچے یہاں سے کچھ کام ہو. تو یہ سارے مافیا دیکھیے پھر گورنمنٹ کے مخالف لوگ بھی ہوتے ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور جو مافیاز آلریڈی ہم نے پنپائے ہیں ایکچولی آنیسٹلی اسپیکنگ, جو کہ اس چیز کے یہ ذمہ دار ہیں یہ لوگ مہنگائی بڑھانے کے لیے, کیونکہ گورنمنٹ کو فیل کرنی. دیکھیے لاسٹ ایئر جب ہماری گندم آپ کو پتہ ہے کم ہوئی تھی تو میں نے سندھ میں بائی روڈ 5 دفعہ گیا ہوں اور بوریاں جو ہے گندم کی اوپن کلی سڑی ہیں, سندھ گورنمنٹ نے وہ نہیں گندم اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے, نہیں سب کچھ تھا, ان سے خریدی نہیں گئی, اس لیے کہ یہ اپوزٹ گورنمنٹ ہے, یہاں پہ اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے, اینڈ دے وڈ نیور لائک کہ جی یہ گورنمنٹ کامیاب ہو. دیکھو سیدھی سی بات ہے, جہاں اپوزیشن ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں. سیکنڈلی دیکھیے کوئی بھی گورنمنٹ, آج کی گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹ, مجھے کوئی آپ ماشاء اللہ اتنے عرصے سے آپ لوگ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہوں گے, کوئی ایک ایسی اپوزیشن بتا دیجئے کہ جب کوئی بجٹ آتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتی ہو, کوئی ایک بتا دیں مجھے. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا یہی فائنانس بل کے وقت ہاتھ ضرور سب ہاتھ اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آج تک کبھی کوئی کسی بجٹ سے مطمئن نہیں. وہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ مزدور کش بجٹ آ گیا, یہ انڈسٹری کش بجٹ آ گیا, اس پہ کیونکہ سیاست کرنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان کے فیکٹس اینڈ فیگرز میں نہیں جاتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پچھلی گورنمنٹ جو بھی چل رہا ہوتا ہے, جو بھی ادوار لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ کٹ اینڈ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جو بجٹ بنے گا اس میں 90% وہی چیزیں ہوں گی جو پچھلی دور کے کٹ پیسٹ کی لگا دیا. اگر امپورٹ اور ایکسپورٹ کو کمپیریزن کریں اور ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں, اور امپورٹ کی اگر میں تھوڑی سی ہسٹری یہ بتا دوں کہ 5 ارب ڈالر سے بھی ہم تجاوز کر گئے. سی پیک کی بات کی جائے یا پھر کچھ مشینری بجلی کے پروجیکٹس لگائے گئے, الیکٹریسٹی پروجیکٹ, تو اس کی مد میں ہم نے بڑی جو مشینری ہے وہ امپورٹ کی ہے اور 5 ارب ڈالر سے ہم تجاوز کر کے گئے. تو کیا سمجھتے ہیں ایکسپورٹ کے اگر کمپیریزن کریں تو ایکسپورٹ بہتر ہوئی ہے اس حکومت کے رہتے ہوئے یا اور؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو کمپیریزن بتا دوں, 2013 میں پاکستان کی ایکسپورٹ 25.72 بلین ڈالر تھی, ٹھیک ہے, اور ہماری اس وقت جو امپورٹس تھیں دیٹ واز 43-44 بلین ڈالر تھی. تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ نہیں تھا. جب 2018 میں جب نواز شریف گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو ہماری ایکسپورٹ گھٹ کے لیس دین 20 بلین ڈالر ہو چکی تھی اور ہماری امپورٹ 60 بلین ڈالر کی ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں 40 بلین ڈالر کا ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا ہمارا. تو آپ دیکھیں یہ بات آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے, لیکن کچھ سرٹنس ایلیمنٹ تھے جس کی وجہ سے آپ نے اپنے ٹارگٹس کو مس کیا. ٹیکسٹائل کے اندر ان پرٹیکولر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے پاس ایک فلڈ کی وجہ سے اور اس طرح کی ایک سچویشن ہوئی تھی, ہماری کراپس پوری نہیں ہوئی تھی کاٹن کے حوالے سے خاص طور پہ. وہ جو ہم نے اس وقت بھی 0.5% کا جو اپنا ٹارگٹ مس کیا تھا, ریممبر, اس کی وجہ یہ تھی کہ کاٹن کی پروڈکشن آپ کی ٹھیک نہیں تھی. ایک تو یہ ویلیو ایڈیشن کی طرف آپ اس لیے نہیں تھے کہ ریجن میں آپ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے, آپ کا ان پٹ کاسٹ اتنا ہائی تھا کہ آپ کو ویسے ہی آپ جو ویلیو ایڈیشن اور جو ہے اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہو سکتی. تو وہاں پہ اس وقت کے جو سرکمسٹانسز تھے اس کو بھی تو یاد کریں. I beg to disagree with your point. بات یہ ہے کہ جب آپ جیسے ابھی عمران خان صاحب نے اعلان کیا جی کہ کنسٹرکشن کے لیے ہم منسٹری کا اعلان کرتے ہیں, وائی اونلی کنسٹرکشن, آپ تمام انڈسٹری کے لیے کر دیں کہ جو بھی ان 2 سال میں انڈسٹری لگائے گا ہم اس کو جناب ایمنسٹی دیتے ہیں, پیسہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ ابھی ڈیٹیل ڈسکشن ایک ہونی چاہیے اس کے اوپر, یہ ضرور ڈسکلوز ہونا چاہیے کہ کرٹیسائز کرنا اور پاسٹ میں جو جتنی بھی چیزیں ہیں یا پاسٹ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر سارا وہ ڈال دینا کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے, کیا یہ ٹھیک ہوگا, اس کے اوپر بات کریں گے. زبیر طفیل صاحب نے فارمر جو پریزیڈنٹ FPCCI ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. زبیر, تھینک یو سو ویری مچ زبیر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. ویلکم. زبیر صاحب, آج اکنامک سروے کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن یہاں پر ہو رہی ہے
اور ابھی تک تو یہی موضوع زیر بحث ہے کہ جو فگرز ہیں ریئلسٹک ہیں ان ریئلسٹک ہیں، بزنس کمیونٹی کیا فورسی کر رہی ہے. میں چاہوں گا پہلے اس کے اوپر اپنا ایک ویو پوائنٹ دیجیے، اس کے بعد پھر آگے جا کر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیسے ایکسپورٹ لیڈ پالیسیز ڈیزائن کی جائیں گی، اور کیا اتنا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے، اتنی کیا ہماری فائنینشیل بیک ہے کہ ہم تمام چیزوں کو ری ڈیفائن کر سکیں. میں اس کی طرف جاؤں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اکنامک سروے کو جو بھی آیا ہے وہ جو بھی ریسنٹ فیکٹس ہیں ان کے اوپر آیا ہے، اور ہمارے اکنامک کنڈیشن کے جو پریویس 2 ایئرس تھے وہ بہت خراب تھے، رائٹ. اور اس میں پورے آپ کی جو اکانومی تھی اور پبلک جو تھی، پبلک بہت زیادہ پرابلمس میں تھی. آپ کی مہنگائی بہت زیادہ تھی اور کھانے پینے کی فوڈ انفلیشن بہت زیادہ تھا. لیکن گزشتہ 6 مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں آہستہ آہستہ نا کنٹرول میں آ رہی ہیں، رائٹ. کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. تو اسٹارٹ ہوئی کنسٹرکشن انڈسٹری، کنسٹرکشن کے بعد پھر دوسری اور بھی جتنی انڈسٹریز آپ دیکھیں سب بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اس وقت آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جیسے سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، اسٹیل کے بعد آٹو موبائل انڈسٹری ہے، اور یہ تمام انڈسٹریاں اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تو اس سال یقیناً $25 ارب سے زیادہ ہوگی، جو 30 جون کو کلوز ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنس جو ہے نا، ریمیٹنس بھی آپ دیکھیں گے 30 جون کو $30 بلین کراس کر دے گی. رائٹ. آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی گھٹتا جا رہا ہے، اور انفیکٹ یہ سرپلس میں آ جائے گا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والا سال بہتری کا سال ہوگا. اور آپ کے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ برابر کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو اگر وہ یہ چیزیں جو جیسے کہہ رہے ہیں پورا کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے پبلک کے لیے کچھ بہتری کی بات ہوگی. اور خاص طور پہ انرجی کا ریٹ نہیں بڑھنا چاہیے. تو زبیر صاحب یہ جو 6000 کا ٹارگٹ آپ کے سر کے اوپر ہے، یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. ہاں، وہ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے اس وقت جو ایک بات ہے کہ بہت بڑا ایک بزنس مین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. رائٹ. وہ کسی نہ کسی طرح گڑبڑ کر کے نیٹ سے باہر رہتے ہیں اور کما بھی رہے ہیں، گورنمنٹ کو کچھ نہیں دے رہے. لیکن گورنمنٹ اب جو ٹیکنالوجی کو یوز کرے گی اس کے ذریعے سب لوگ پکڑے جائیں گے. اچھا. ہاں بالکل، ٹیکنالوجی کے ذریعے جو لوگ، مثال کے طور پہ ایک سمپل سی بات ہے. زبیر صاحب سوری ٹو کٹ یو شارٹ، یہ بتائیے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی تو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا، پہلے آپ کو ٹریس کرنے میں کیا مشکلات تھیں؟ آپ کے پاس نادرا موجود تھا، اس کا ایک سارا ڈیٹا ہے. آپ کو یہ اندازہ لگانا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے کہ اس میں کون ٹیکس پیئر ہے، نان ٹیکس پیئر ہے. وہ علی ارشد حکیم صاحب ایک آئے تھے نادرا کے اندر، انہوں نے 2.5 لاکھ لوگوں کو، آپ کو یاد ہوگا، نوٹس بھی سرو کیے تھے. لیکن اس کے بعد ایونچولی ہوا کیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کتنا فائدہ اٹھا لیں گے. ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری ریفارمز لانے کی بات کر رہے ہیں، انڈیکیشن تو آپ نے دی، آٹومیشن کی بات کر رہے ہیں، سب کچھ مٹیریلائز ہو سکیں گی کیا؟ اوور نائٹ ساری چینجز ہو سکتی ہیں؟ پلیز. یہ ہوگی، دیکھیے کس طرح سے ہوگی. اس وقت جیسے ایف بی آر نے انٹروڈیوس کیا ہے پوائنٹ آف سیل جو ہے تقریباً 10,000 جگہ شاپس کو، بزنسز کو انہوں نے یہ مشینری پرووائڈ کر دی. اور جو سیلز ان کے پاس ہوں گی وہ سائملٹینیسلی جو ایف بی آر میں ریکارڈ ہوتی جائیں گی. اور اس کو یہ بڑھا کے 80,000 پہ لے جانا چاہتے ہیں. اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ 80,000 مطلب 70,000 نئے لوگوں کو یہ ایک سال میں ڈھونڈ لیں گے یا نہیں، لیکن یہ چیز 2 سال میں ممکن ہے کہ 70,000 نئے پوائنٹ آف سیل بن جائیں. تو وہاں سے ان کو سیلز ٹیکس کے اندر آپ کا فیچر کا جو ٹیکس ہے وہ سیلز ٹیکس ہوگا نمبر 1، اور اس کے بعد پھر انکم ٹیکس ہوگا. ہاں، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ، اور اب جو حکومت ہے نا اس کے پاس کوئی اور اس میں آپشن نہیں ہے. ایف بی آر میں جو بھی وہاں کی ایف بی آر کے جو بھی سینئر اسٹاف ہے اور جو فیلڈ فارمیشن میں ہیں ان کے پاس اتنی آپشنز نہیں ہوں گی کہ وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکیں. ان کو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہوگا. اگر انفلیشن کی بات کر لیں تو انفلیشن کے اوپر کیوں نہیں قابو پایا گیا؟ ہم برابر میں دیکھتے ہیں، بھارت کو دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں، اور سال 2020 کا اگر ہم پورا انڈیکس اٹھا کر دیکھیں تو بنگلہ دیش کا جو انفلیشن ریٹ رہا جنوری 2020 کے اندر 5.1% رہا، جبکہ پاکستان کا 23.6% رہا. اور اگر بھارت کی بات کی جائے تو 13.6%
6%। इसी तरह पूरा एक इंडेक्स है जिसमें पाकिस्तान सबसे आगे है। तो इन्फ्लेशन को काबू करने में हम नाकाम क्यों रहे, और इंडस्ट्री की 2 साला अगर ग्रोथ देखी जाए तो नेगेटिव ग्रोथ हम देख रहे हैं, जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ती चली गई। तो इस बजट से कैसे कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, जो इन्फ्लेशन हुई है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है फूड इन्फ्लेशन हुई है जी। और फूड इन्फ्लेशन जो है वो इस वजह से भी हुई कि आपकी सारी क्रॉप्स जो थी वो करंट ईयर में सब क्रॉप्स खराब हुई। आपकी कॉटन की क्रॉप जो है वो बदतरीन हुई कि 6.5 मिलियन बेल्स हो गई। इसी तरह से कॉटन ये गंदम जो है वो हम 26 मिलियन से ज़्यादा टन पैदा करते थे, वो कम हो गई। आपको उल्टा गंदम जो है मंगानी पड़ गई, इम्पोर्ट करनी पड़ गई बाहर से। और अब जैसे करंट ईयर की क्रॉप फोरकास्ट जो है बहुत अच्छी आ रही है, उसमें आपकी जो गंदम है ये भी 26 मिलियन टन से ज़्यादा है। और इसी तरह से कॉटन की क्रॉप भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा होगी। गन्ना जो है, गन्ने की क्रॉप पिछले साल से ज़्यादा अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस साल में ना गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ेगी और ना चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी करंट ईयर के अंदर। ऑलराइट ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ज़ुबैर तुफैल साहब हमारे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और उनसे हम बात कर रहे थे जनाब बजट के हवाले से, इकनॉमिक सर्वे के हवाले से। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहें बजट की बात। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अभी बजट के हवाले से ट्रांसमिशन चल रही है उस पर गुफ्तगू जारी है और फारूक साहब हमारे साथ इस वक्त एज ए पैनलिस्ट मौजूद हैं। फारूक साहब, हम गुफ्तगू छोड़ कर गए थे और उसमें IMF के शराइत पर बात की जा रही थी, फिर GDP को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर हमने मीट करने की बात की कि कैसे जो है वो डेफिसिट को ख़त्म किया जा सकता है, और फिर टैक्सेस जो चीज़ें थी। सवाल ये पैदा होता है अगर हेल्थ पर बात की जाए और एजुकेशन के ऊपर बात की जाए तो क्या लगता है इस बार कुछ बेहतरी देखेंगे इस बजट के अंदर? कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी बजट के अंदर कि हेल्थ और अगर एजुकेशन को सामने रखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ जाए? देखिए, हेल्थ पे मैं कहूँगा यस। वजह ये कि PTI गवर्नमेंट ने जब लास्ट ईयर जब KPK में थे, तो दे इशूड हेल्थ कार्ड, ठीक है। अब सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो उन्होंने पंजाब में भी कर दिया उसको, ठीक है। एंड दे वुड लाइक टू अप्लाई दैट इन होल पाकिस्तान एक्चुअली। सो वो एक गवर्नमेंट का देखा जाए तो वो एक सब्सिडी है ना, हेल्थ को लोगों को बेसिकली फैसिलिटेट करना आवाम को, ठीक है। अब आप देखिए कि एक कार्ड जिसका हेल्थ कार्ड बना होता है वो 8 लाख 10 लाख का इलाज आराम से एक आम आदमी करा सकता है, जो पहले मुमकिन नहीं था। पर हमने ऐसी एग्जांपल्स देखी KPK में कि लोगों ने बताया हमको कि यार मैं बिल्कुल नहीं कर सकता था, वो हेल्थ कार्ड की वजह से मेरा इलाज भी हो गया। ऐसा ही तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इन्होंने शुरू की और इसको पूरे पाकिस्तान में ये लेके चल रहे हैं। और ये जब आ जाएगा तो जहरी बात है, इस पर पैसा लगेगा ना, उसमें उनको फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे उनको। एजुकेशन जब आप बात करते हैं, एजुकेशन में अनफॉर्चुनेटली किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक कभी उतनी तवज्जो दी ही नहीं है कि एजुकेशन को किस तरह हम बेहतर करें। जितने फंड्स दिए भी जाते हैं वो सब आपको पता है गोश्त स्कूलों में, गोश्त टीचरों में, सब में चले जाते हैं। पर्टिकुलरली सिंध अगर देखें आप, बलोचिस्तान में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर जो लॉर्ड्स हैं या यहाँ के जो वडेरे हैं, जागीरदार पंजाब के हैं, वो नहीं चाहते कि स्कूल्स बने और वो चीज़ें। अच्छा, वो जितने फंड्स आते हैं ये टॉप लोगों को पता है कि ये जाएंगे फंड्स और ये करप्शन में चले जाएंगे। एग्जैक्टली। तो वो क्या करते हैं कि अच्छा बजाय कि मैकेनिज्म बनाएं, बजाय उस पर कुछ और मतलब ऐसा कोई पॉलिसी लेकर आएँ कि उनको पकड़ें और सिस्टम को ठीक करें, और वो वही जो फंड्स हैं अगर वही ठीक तरीके से इस्तेमाल हो जाए जो अभी दिए जा रहे हैं, आप यकीन जानिए कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है। दुनिया भर में आप देखिए, अमेरिका में जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं दैट इज दोज आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट एक्चुअली, और वो लोग उसमें उनको एडमिशंस नहीं मिलते हैं, पब्लिक स्कूल्स कहलाते हैं। अच्छा फारूक भाई, एक चीज़ को और प्लीज़ हाईलाइट कीजिएगा, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जब बात करते हैं इसके लिए प्लान हमारे पास क्या है? क्या हम सिर्फ इसी तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हमने हेल्थ कार्ड दे दिया, हमने कोई सपोर्ट प्रोग्राम दे दिया, एहसास प्रोग्राम दे दिया, हमने कोई लंगर खाना बना दिया? बॉटम अप अप्रोच की बात हो रही थी। बॉटम अप के लिए तो आपको फिर ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। SMEs को हमने अभी ये जो इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही थी कम्प्लीटली निगलेक्टेड, इसको भी थोड़ा सा हमें सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है हमने, क्योंकि मीडियम और जो माइक्रो बिजनेसेस हैं इसको हम थोड़ा सा अलग कर दें, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके हवाले से तो कोई बात नहीं हुई। इस एंड के ऊपर क्या आपको समझ में आया कि इन्होंने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हो या कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि फिर हमें गोइंग फॉरवर्ड,
किसी किस्म का कोई स्टिमुलस प्लान, किसी किस्म का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए क्या हुआ? इस एंड पे तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं देखिए, ये हेल्थ की इंश्योरेंस की ज़रूरत तो अमेरिका में भी है, ऑलराइट। क्योंकि हर बंदा वो आपको पता है हेल्थ इंश्योर्ड होता है, वो इतने इतने पैसे खर्च होते हैं पूछे नहीं। Right. लेकिन देखिए, किसी मुल्क की भी जो तरक्की की जो एक असास होती है ना, वो हमेशा एसएमईज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और Agreed. मुल्क की इकोनॉमी चलती ही एसएमई से है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली फिर कहूँगा कि आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने एक दफ़ा प्रपोजल दिया भी था कि भाई आप देखें, जो छोटे अगर जितने भी इंडस्ट्री आपके जो एरियाज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, सखर है, नवाबशाह है, डेरा गाजी खान है, डेरा इस्माइल खान है, रेंगियार खान है, ऐसे इलाके जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगी है, वहाँ पर आप पाकिस्तान की देखिए कॉटन आपकी बेस है। अच्छा, एक तो ये करें कि आप वहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएं, गारमेंट सिटीज़ बनाएं। एक तो लोगों को रोज़गार, जो पॉवर्टी ख़त्म होगी वो रोज़गार से ख़त्म होगी। कंप्लीटली एग्री फारूक भाई, लेकिन अगेन पॉलिसी जो लानी मार्कअप्स पड़ेगी ना। आपके हैं ना, जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है आपको बहुत सारी चीज़ें अलाउ ही नहीं करता, स्टिल वी आर ऑन द 7%। तो हैं हम। नहीं, 7% है। देखिए, कुछ उन्होंने जो जैसे मशीनरी पे इसके ऊपर वो 3% देते हैं ना, देखिए वहाँ पर आपको देना देनी पड़ेगा, आपको, स्पेशल हाँ। कोई प्लान लाना पड़ेगा। अच्छा फारूक भाई, इसी पे रोकता हूँ आपको, अभी इस पे हमारी मजीद बात होगी। फारूक डाडी साहब जो है इस वक्त इकोनॉमिस्ट है, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, इनको वेलकम करूंगा इस डिस्कशन में। थैंक यू सो वेरी मच फारूक फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। फारूक प्लीज़ ये बताइएगा, अभी बात हो रही थी इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से और कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि बॉटम अप अप्रोच लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि नीचे से चीज़ों को ठीक करेंगे और वो चीज़ें फिर ऊपर जाके खुद ब खुद ठीक होंगी। अभी ये डिस्कशन यहाँ पे चल रही थी कि ये आपके पास क्या कोई कंक्रीट प्लान है कि आप जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़, उनको रिसॉल्व कर सकेंगे? क्योंकि वो चीज़ अभी तक आपकी किसी भी पॉलिसी में या आपके इकोनॉमिक सर्वे में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जो है दुनिया में जिस तरह एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, जो डिजास्टर बिकॉज ऑफ कोविड-19, ट्रू, सारे दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो है वो इकोनॉमी वाइज दबाव बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोस में इंडिया जो है वो -7.3 की ग्रोथ रेट पे जा रहा है, यानी माइनस में जा रहा है। तो अब ये है कि ऐसे मौके पे पाकिस्तान की जीडीपी की जो ग्रोथ 3.9 जो मई तक थी, वो ऐसी रिमार्केबल अचीवमेंट है कि सारी दुनिया हैरान है कि माइनस में से पाकिस्तान ने ऐसे इस मौके के ऊपर इतनी जबरदस्त किस्म की डेवलप हुआ है। तो आज आईएमएफ भी जो हमें शरायत पेश कर रहा है कि आप बिजली, इस बजट में बिजली के भी नर्क पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी के भी नर्क पड़ा है, लेकिन हमारी हुकूमत ने और मैं क्या नाम है शौकत तरीन साहब ने साफ बना कर दिया कि हम ये बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। और अगर इसमें लेकिन फारूक एक चीज़ का प्लीज़ तस्करा कीजिएगा। आपने कहा कि बहुत अच्छी एक्सेप्शनल ग्रोथ है, सब कुछ है, रीजन के अंदर बड़े क्राइसिस हैं और कोरोना की वजह से इस वक्त बहुत जॉल्ट लगा है बड़ी इकोनॉमीज को, ठीक है सारी बात, लेकिन क्यों इसके ऊपर अभी बात हो रही है कि फिगर्स अनरियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उनकी प्रिडिक्शन कुछ और है आपकी इकोनॉमी के हवाले से, आपके यहाँ पे कुछ और फिगर्स दिए जा रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू आप 3.9%, ऑलमोस्ट 4%। ये कैसे मुमकिन हुआ? लोगों को ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं आपको बताता हूँ। Please. देखिए, इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी ने जो रेमिटेंसेस की है, सिर्फ अप्रैल के महीने में ही 3.8 बिलियन डॉलर और 2.8 बिलियन डॉलर जो है सिर्फ एक महीने में, अब तक तकरीबन यानी कि 23 अरब डॉलर के करीब तो आपके ओवरसीज पाकिस्तान ने आपको रेमिटेंसेस भेजी है, ठीक है। और आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा आपकी ओवरसीज जो पाकिस्तानी उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, ब्लेसिंग है, ठीक हो गया। आप पाकिस्तान को छोड़ दें, ये डॉक्टर हफीज पाशा भी से कंफर्म कर रहे हैं। डॉक्टर हफीज पाशा का ताल्लुक ना तो गवर्नमेंट से है, बल्कि अगर उनका झुकाव देखा जाए तो वो PMLN से, लेकिन वो एक इम्पार्शियल इकोनॉमिस्ट है, वर्ल्ड रेनाउंड इकोनॉमिस्ट है और पाकिस्तान के नंबर 1 इकोनॉमिस्ट है। और मैंने उनको देखा है कि हमेशा रियलिस्टिक पे बात करते हैं, वो भी फिगर को एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ग्रोथ और मजीद बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज आप ये देखें कि मई के महीने तक 4,143 अरब रुपए जो है वो टैक्सेशन की मद में FBI ने रिकॉर्ड कलेक्शन की है, ठीक है ना।
बिल्कुल ठीक और है। जबकि अभी इन्होंने शायद हदफ रख रहे हैं मेरे ख्याल है 5,800 समझ तकरीबन 6,000 का ही टारगेट आप समझ अच्छा लीजिए। एक चीज़ और है यासिर, फारूक साहब मैं एक चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो है वो पॉइंट आउट करना चाहूँगा। दुनिया भर में अगर बात की जाए कोविड-19 की वजह से, आपने खुद भी कहा कि दिवालिया निकल चुका है, लेकिन ये जो कल बजट पेश होने वाला है और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जा रही है, जो फिगर्स हुकूमत बता रही है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, फिर वजीर ख़जाना कोई टैक्स लगाने की बात नहीं करे, तो क्या ये पॉसिबल है कहना कि कोरोना इस बजट पर असरअंदाज नहीं हो रहा है? देखिए, मैं हुकूमत पाकिस्तान को और इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी अनथक मेहनत और उनकी कोशिशों को सराहूंगा भी कि उनकी अनथक मेहनत की वजह से उन्होंने जो इक़दाम किए कोविड के दौरान उसके अच्छे नताइज निकले। गुज़िश्ता साल उन्होंने जो किसानों के लिए यानी कि गन्ने के हवाले से जो क्रशिंग थी, उन्होंने फौरन कहा कि नवंबर में क्रशिंग होगी, और क्योंकि यही हमारे किसान जो है वो नवंबर के बाद करने। अच्छा फारूक, सॉरी वी आर एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह आपको दोबारा से जो है वो नेक्स्ट टाइम लाइन पे लेंगे और फिर और बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बात करेंगे। जी लास्टली अगर आप फारूक भाई से कुछ पूछना और साहब एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हम वाइंड अप कर रहे हैं, कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, इसको और आगे मजीद करेंगे। IMF ज़्यादा बजट होगा या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका है। $1 मिलियन क्वेश्चन। IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल बजट पेश करना है, मुशीर ख़जाना कुछ और कह रहे हैं, वज़ीर ख़जाना कुछ और कह रहे हैं, इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो फिगर्स बता रहे हैं वो बड़े अनरियलिस्टिक नजर आ रहे हैं। और बता क्यों रहा है सवाल ये पैदा ज़फ़ीर ने बड़ी अच्छी बात की ना, वो अपनी मिनिस्ट्री का फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं देखें, बात ये है कि IMF ज़दा हमारे अल्लाह का शुक्र है तमाम बजट हमेशा IMF ज़दा रहे हैं, हमेशा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र और की वजह से। हमने कभी भी हमारी जो भी गवर्नमेंट गुजरी हैं और हमने हमेशा से वज़ीर ख़जाना मस्तार लिए वहीं से, क्योंकि जब वो हमको पैसे देते हैं तो अपने वो कस्टोडियन भी बैठाते हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है, और वो दे मेक श्योर कि यार हमारे पैसे वापस मिलेंगे। अच्छा ये यस सिर्फ 200, 250 या 400 अरब को वो तो बचा सकते हैं ये, ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि IMF की बाकी कंडीशनें नहीं मानी होंगी, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा या फिर आवाम पर और बोझ आवाम का डाला कंसर्न जाएगा? तो यही इसी- है ना। इस पर कंक्लूड करते हैं। देखिए आवाम पे कोई ऐसा रिलीफ नहीं आएगा। यस क्या आ सकता है, मैक्सिमम जो तनख्वाहें बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है। करेंगे, अच्छा, करेंगे, दे हैव नो चॉइस। देखिए जिस तरह हमने 3-4 महीने से देखा, 3-4 हफ्तों से या 2 महीने से पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ी है, लेकिन आगे पास ऑन आगे पास ऑन होंगी। तो अभी देखिए टेम्परेली, चाहे वो 6 महीने के लिए हो, 1 साल के लिए हो, ये इनको रिलीफ देना पड़ेगा। अगले बजट में ये क्या करेंगे, यू आर आल्सो होपिंग कॉस्मेटिक चेंजेस दिस टाइम आएंगे। अराउंड। कॉस्मेटिक ठीक चेंजेस है। जरूरी हैं टू सेव द फेस एक्चुअली, ऑलराइट, ये लाजमी है। फेस सेविंग हो रही है। ठीक है फारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद फारूक अफजल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, अच्छी डिस्कशन रही है। पैनल में हमारे साथ मियां जाहिद हुसैन और दीगर मेहमान भी थे, और कल भी ये yes, डिस्कशन जारी continue रहेगी, रहेगी, बिल्कुल यासिर, और कल true भी that. जो है वो जब बजट पेश किया जाएगा तो वो भी लाइव जो है वो दिखाया जाता है। उसके बाद भी पोस्ट बजट डिबेट ज़्यादा मैं Very समझता important हूँ है। ज़रूरी है, उसके ऊपर बात करना मैं समझूंगा कि फैक्ट्स एंड फिगर से बात की जाएगी कि दिखाया क्या जा रहा था, बताया क्या जा रहा था और सामने क्या चीज़ है। रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेनी होगी। ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन बजट की बात कल भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी और इसमें हम जो है वो बजट के हवाले से डिस्कशन करेंगे और देन पोस्ट बजट हमारी डिस्कशन बजट की बात में जारी रहेगी। प्रोग्राम देखने का और हमारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर और मोहम्मद बिलाल खान, इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।